आज हम मध्यकाल में राज्य शासन, प्रशासनिक एवं कृषि परक व्यवस्था के बारे में जानेंगे कि मध्यकाल में जो शासन व्यवस्था किस प्रकार की रही। पहले हम सल्तनत काल की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे और इसके दूसरे भाग में हम मुगलकालीन शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज हम सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी, मतलब सुल्तानों ने किस प्रकार से अपने शासन को चलाया और शासन की बागडोर में शासन में किस प्रकार से उन्होंने उसका संगठन किया और जिससे कि उन्हें शासन करने में आसानी रही। तो ये बात तो निश्चित है कि कोई भी शासक अकेले शासन नहीं चला सकता, उसके लिए विभिन्न विभाग, विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी और उनकी विभिन्न परिषदों की उन्हें आवश्यकता पड़ती है जो उन्हें शासन कार्यों में सलाह देती है। तो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था इस्लामी सिद्धांत, राज्य और धर्म के संबंध में मुसलमानों के लिए कुरान के आदेश भी सर्वमान्य थे। यानी जो सुल्तानों ने शासन चलाया वो उन्होंने इस्लाम पर आधारित ही चलाया, मतलब इस्लाम के जो सिद्धांत थे उन्हीं को उन्होंने अपनाया। दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, ये बात सही है, क्योंकि सुल्तानों का शासन के साथ साथ ये भी उद्देश्य रहा कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक व्यवस्था में इस्लामी सिद्धांतों का ही पालन हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, उसका इस्लाम में घनिष्ठ संबंध नहीं था, घनिष्ठ संबंध था, मतलब शासन का जो इस्लाम से घनिष्ठ संबंध था, इस्लाम को जिससे बढ़ावा मिला और यही सुल्तानों का अपना उद्देश्य रहा। नंबर नेक्स्ट, सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत प्रमुख सुल्तान कहलाता था। दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख था वो किस नाम से जाना था? सुल्तान। वह केंद्रीय सरकार का प्रधान था और वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होता था। ये हमने देखा कि गुलाम वंश में इल्तुतमिश, बलबन ये और ऐबक, इनको हमने देखा किस प्रकार से ये निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक रहे, सुल्तान रहे। और इसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से बाद में खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी कितना निरंकुश और स्वेच्छाचारी, और तुगलक वंश में हमने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक, और इसके बाद लोधी वंश में इब्राहिम लोधी को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से सुल्तान निरंकुश और स्वेच्छाचारी रहे और ये लौह और रक्त की नीति में ही विश्वास करते थे और इस्लाम धर्म को ही प्रमुखता देना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा। तो सुल्तान का स्थान सर्वोच्च और वो प्रमुख जो दिल्ली का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। इसके बाद मंत्रीगण और अन्य अधिकारी। तो मंत्रीगण और अन्य अधिकारी में देखेंगे गुलाम वंश के समय 4 मंत्री थे। गुलाम वंश के समय कितने मंत्री थे? 4। वजीर, आरिफ ममालिक, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, राज परिवार की व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी वकील दर कहलाता था। दूसरा मुख्य अधिकारी अमीर हाजिर और अमीर बारवा भी था। तीसरा स्थान नकीबों का था। ये लोग सुल्तान की आज्ञाओं को सेना और जनता को सुनाते थे। और घोड़े की व्यवस्था का अधिकारी आखूर बेग होता था। आखेट विभाग के अधिकारी को अमीर शिकार कहा जाता था। तो ये मतलब विभाग बटे हुए थे कि किसका क्या कार्य है। तो गुलाम वंश के जो मंत्री 4, वजीर, आरिफ ममालिक, दीवान इंसा, दीवान रसालत, और राज परिवार की व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी वकील दर कहलाता था। दूसरा मुख्य अधिकारी अमीर हाजिर और अमीर बारवा भी था। तीसरा स्थान नकीबों का था, नकीबों का।
ये लोग सुल्तान की आज्ञाओं को सेना और जनता को सुनाते थे। घोड़े की व्यवस्था का अधिकारी आखुद में और आखिर विभाग के अधिकारी को अमीर शिकार कहा जाता था। इसके बाद नायब इस पद का सृजन रजिया के पतन के बाद, मतलब ये नायब जो पद था वो रजिया के पतन के बाद सुल्तान बैरम शाह के शासनकाल में की गई। तुर्क अमीरों ने क्या किया, शासन के सभी अधिकार उसे सौंप दिए, मतलब नायब को सौंप दिए, जिससे इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था कि जो सुल्तान बने वो ज़्यादा अच्छी मजबूत स्थिति में ना पहुंचे और उसके पीछे नायब जो है वो शासन की बहुत से कार्यों में भागीदारी बनी रहे। क्योंकि तुर्क अमीर ये चाहते थे कि सुल्तान अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत ना कर ले, और बैरम शाह के शासनकाल में नायब पद का सृजन किया जाता है। वजीर पद की शुरुआत ईरान में हुई थी। कहाँ हुई इस पद की शुरुआत? ईरान में। वह साधारणतः प्रधानमंत्री होता था। सुल्तान के बाद वह सबसे अधिक शक्तिशाली था। कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर वजीर सुल्तान की शक्ति तथा विशेषाधिकार का प्रयोग करता था। इसका मतलब ये है कि सुल्तान के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन थी या स्थान था वो वजीर का था, और बहुत सारे कुछ प्रतिबंध ऐसे थे जिसे सिर्फ सुल्तान ही उसको कार्यों करता था, लेकिन कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर वजीर सुल्तानों की बहुत सी शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रयोग करता था। इसके बाद दीवाने आरिज। तो दीवाने आरिज एवं दीवाने अर्ज, ये मतलब दीवाने आरिज कहो या दीवाने अर्ज, दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री था। क्या था? दूसरा महत्वपूर्ण मंत्री था। उसे सैनिक विभाग का महाप्रबंधक भी कहा जाता था। सैनिक विभाग का पूरा नियंत्रण उसके ऊपर रहता था, जैसे कि सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों को वेतन देने की व्यवस्था, घोड़ों की किस प्रकार के घोड़े रखे जा रहे हैं, सैनिकों का कौशल, सैन्य संचालन को देखना, तो ये सारे कार्य किसके होते थे? दीवाने आरिज के। इसीलिए ये सैनिक विभाग का महाप्रबंधक भी कहा जाता था। दीवाने इंशा एक प्रकार से अमीर मुंशी था। इसको अमीर मुंशी भी कहा जाता है। उसका काम शाही पत्र व्यवहार की व्यवस्था एवं सुरक्षा करना होता था। क्या होता था? शाही पत्र व्यवहार की व्यवस्था एवं सुरक्षा का करना होता था दीवाने इंशा का। मतलब राजा के द्वारा जो भी पत्र व्यवहार अन्य राज्यों के साथ या किए जा रहे हैं उसका कार्यभार देखने का कार्य दीवाने इंशा का। दीवाने रसालत। तो दीवाने रसालत के संबंध में विद्वानों का मतभेद है, लेकिन डॉक्टर हबीबुल्लाह के अनुसार वह विदेश मंत्री था और कूटनीतिक पत्र व्यवहार करता था। तो डॉक्टर हबीबुल्लाह के विचार से अधिकतर विद्वान सहमत हैं कि वह विदेश मंत्री था और कूटनीतिक पत्र व्यवहार करता था। उसको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता था कि अन्य राज्यों के साथ किस प्रकार का मतलब पत्र व्यवहार करना है, राजा को सलाह किस प्रकार की देनी है। तो ये काम दीवाने रसालत का था। सद्र उस सुदूर यह पदाधिकारी इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना और देखना कि मुसलमान दैनिक जीवन में इस्लाम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सद्र सुदूर का एक तरह से धार्मिक कार्य भी था देखना। तो ये पदाधिकारी इस्लामी नियमों और उपनियमों को लागू करना और देखना कि मुसलमान दैनिक जीवन में इस्लाम पद्धति से जीवन जी रहे हैं या उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं। यदि ऐसा देखने को मिलता था कि कोई भी इस्लाम के विरुद्ध बात कही गई है तो उसे दंड दिया जाता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग के मुख्य अधिकारी को काजी उल कुजात कहा जाता था। मतलब ये न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। सुल्तान के बाद वह न्याय विभाग का
सबसे बड़ा अधिकारी था, मतलब सबसे जो न्यायाधीश जिसको कह सकते हैं वो था काजी उल कुजात। और सुल्तान के बाद यह न्याय विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। अन्य विभागों में बरीदे मुमालिक, दीवाने अमीर कोही और दीवाने मुस्तक राज। तो बरीदे मुमालिक अर्थात डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, दीवाने अमीर कोही अर्थात कृषि विभाग का ये अध्यक्ष, यानी कृषि कार्य से संबंध विभिन्न मामलों को देखना और फसलों की किस प्रकार की दशा है, उनमें और कितना अधिक सुधार किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखने का काम दीवाने अमीर कोही का होता था। इस विभाग की स्थापना मोहम्मद तुगलक, मतलब दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने मुस्तक राज, यह विभाग किसानों एवं राजस्व अधिकारियों से बकाया कर वसूल करता था। दीवाने मुस्तक राज, यह विभाग किसानों एवं राजस्व अधिकारियों से बकाया कर वसूल करता था। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किसने की थी? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना की थी, जिसका कार्य था किसानों एवं राजस्व अधिकारियों से बकाया कर वसूलना, इसका प्रमुख कार्य था। इसके बाद है प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था में देखते हैं कि शासन सुविधा की दृष्टि से दिल्ली सल्तनत प्रांतों में बटा हुआ था। उस समय प्रांत को इक्ता अथवा विलायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इक्ता तथा विलायत। प्रांतों को इक्ता तथा विलायत के नाम से जाना जाता था। इक्ता के मुख्य अधिकारी को मुफ्ती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुफ्ती। सल्तनत काल में 3 प्रकार की इक्ता थी। कितने? सल्तनत काल में 3 प्रकार की इक्ता थी। नंबर 1 निकटवर्ती इक्ता। निकटवर्ती इक्ता जैसे मुल्तान, पंजाब और दुआ, ये थी निकटवर्ती इक्ता। मुल्तान, पंजाब और दुआ। दूरस्थ प्रांत जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल और बिहार, मतलब जो दूर होते थे, मतलब केंद्र से दूरी पर, जैसे गुजरात, मालवा, बंगाल और बिहार। और करद राज्य की श्रेणी में कौन से आते थे? जो नाम मात्र के लिए सुल्तान के अधीन थे, वो करद राज्य की श्रेणी में आते थे। तो एकताएं 3 भागों में बटी थी, निकटवर्ती एकता, दूरस्थ प्रांत, करद राज्य। इसके बाद राजस्व व्यवस्था। अब हम देखेंगे राजस्व व्यवस्था मतलब आय का स्रोत और किस प्रकार से राजस्व प्राप्त होता था, उसके बारे में। राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर था, और भूमि मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में? राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर, और भूमि मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई थी। उसरी, खराजी, सुलही। उसरी, खराजी और सुलही। उसरी भूमि मुसलमानों के अधिकार में थी। उसरी भूमि किसके अधिकारों में? मुसलमानों के। खराजी भूमि वह भूमि थी जिसे गैर मुसलमान खेती करते थे। खराजी भूमि पर वह भूमि थी जिसे गैर मुसलमान खेती करते थे। और संधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली भूमि सुलही कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सुलही। तो संधि के अंतर्गत प्राप्त होने वाली भूमि सुलही कहलाती थी। भूमि कर नगद या जिन्स के रूप में लिया जाता था। तो ये भूमि कर जो था वो समय समय पर परिवर्तित भी कर दिया जाता था, और जैसे अकाल, महामारी या किसी अन्य विपरीत परिस्थिति में सुल्तानों के द्वारा भूमि कर में छूट भी दी जाती थी, और उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती थी। तो राजस्व व्यवस्था में देखा कि संधि के अंतर्गत होने वाली भूमि सुलही कहलाती थी। भूमि कर नगद या जिन्स के रूप में लिया जाता था।
इसके बाद सेना प्रबंध। सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था के लिए एक विशेष विभाग था जिसे दीवाने आरिज, मतलब सल्तनत काल में सैन्य व्यवस्था के लिए एक विशेष विभाग की स्थापना की गई थी जिसे दीवाने आरिज कहा जाता था। इस विभाग के मुख्य प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस विभाग के मुख्य प्रमुख को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। न्याय तथा दंड व्यवस्था। अधिकतर सुल्तानों ने न्याय के क्षेत्र में भी कुरान के निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया। मतलब जो न्याय दिया जाता वो कुरान के हिसाब से दिया जाता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन कुरान की बातों कोई अधिकतर पालन किया गया। सुल्तान के बाद न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सदरे सुदूर होता था। मतलब न्याय विभाग में सुल्तान के बाद सर्वोच्च अधिकारी को सदरे सुदूर होता था। पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था। पुलिस का काम जो था राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोरी डकैती को रोकना और लोगों में आपसी झगड़ों के निपटारों को देखना और राज्य में किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, इसका काम पुलिस विभाग का था। तो पुलिस के मुख्य अधिकारी को कोतवाल, पुलिस के मुख्य अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था। गुप्तचरों को मुनहिस और उनके अधिकारी को बरीद नाम से पुकारा जाता था। गुप्तचरों को मुनहिस और उसके अधिकारी को बरीद नाम से पुकारा जाता था। तो गुप्तचर व्यवस्था का काम यही था कि दूसरे राज्य की बातों, गोपनीय बातों की जानकारी प्राप्त करना, अपने सुल्तान को देना और क्या स्थिति है, किस प्रकार से राज्य से मैत्री संबंध स्थापित किए जाए या किसी से युद्ध करना है तो कौन सी योजना बनाई जाए, किस प्रकार से युद्ध जीता जाए। तो ये छोटी छोटी बातें गुप्तचरों के माध्यम से पता की जाती थी और इसका लाभ सुल्तानों को मिलता था। ये भी कहा जाता है कि जिस सुल्तान की गुप्तचर व्यवस्था जितनी अच्छी होती थी वह सुल्तान उतना ही अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। डाक विभाग। तो डाक विभाग राज की पत्रों को लाने ले जाने के लिए, मतलब पत्र व्यवहार होते थे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राजा के पास, दूसरे सुल्तान के पास, तो इसका जो राज की पत्रों को लाने ले जाने के लिए डाक विभाग की देखरेख में सल्तनत भर में डाक चौकियां कायम की गई थी। इन चौकियों पर डाक लाने ले जाने के लिए हरकारे नियुक्त किए गए थे। क्या किए गए थे? हरकारे। इन चौकियों पर डाक लाने ले जाने के लिए हरकारे नियुक्त किए गए थे जो पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और जिससे कि सूचना का आदान प्रदान होता था। तो आज हमने देखा मध्यकालीन की शासन व्यवस्था के अंतर्गत सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था कैसी थी। तो सल्तनत कालीन व्यवस्था में हमने देखा शासन व्यवस्था में इस्लामी सिद्धांत, सुल्तान, मंत्रीगण और अन्य अधिकारी, नायब, वजीर, दीवाने आरिफ, दीवाने इंसाफ, दीवाने रसालत, सदर को सुदूर, काजी उल कुजात, अन्य विभाग, प्रांतीय शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, सेना प्रबंध, न्याय तथा दंड व्यवस्था, पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था और डाक विभाग। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मुगल कालीन शासन व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में